दिल्ली में बुजुर्गों के लिए अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, संजीवनी योजना की घोषणा की। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को अब मिलेगा मुफ्त इलाज। और उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, संभल हिंसा सहित कई मुद्दों पर विधानसभा घेराव को लेकर प्रदर्शन, पुलिस से भी हुई झड़प। कांग्रेस का आरोप, प्रदर्शन के दौरान हुई एक कार्यकर्ता की मौत। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मुद्दों को उठाने में विपक्षी इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं दिखाई दिया, चाहे वो अदानी का मुद्दा रहा हो या फिर सोरोस का रहा हो या फिर संभल का मुद्दा। लेकिन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर संसद परिसर में प्रदर्शन की एक अलग ही तस्वीर नजर आई। गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो टिप्पणी की, उसके बाद संसद परिसर में विपक्ष एक साथ खड़ा हो गया। जो कल तक अपने अपने मुद्दों को लेकर अलग थलग थे, वो आज एक साथ नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दल भी खड़े दिखाई दिए। सभी सांसदों के हाथ में बाबा साहेब की तस्वीर थी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। विपक्ष का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया और उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। धरती पर स्वर्ग चाहिए और वो उसी विचारधारा से हासिल होगा जिस विचारधारा को आप अंदर से नापसंद करते हैं। दिल की बात जुबान पे आई, लेकिन माफी तो मांगनी पड़ेगी। तो वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के भाषण की क्लिप को शेयर कर उन पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि देखिए कैसे अमित शाह जी संसद में बाबा साहेब अम्बेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं। इन बीजेपी वालों को इतना अहंकार हो गया है कि ये किसी को कुछ नहीं समझते। गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को लेकर विपक्षी दलों के हंगामे के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाह के समर्थन में खुलकर सामने आ गए। प्रधानमंत्री ने अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस अपने पापों को लंबे समय तक छिपा नहीं सकती। पीएम ने अपने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने की गंदी चाल चली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि SC/ST समुदाय के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उनके शासन में हुए हैं। वे सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन SC/ST समुदाय को सशक्त बनाने के लिए कुछ भी ठोस काम नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के पापों की एक पूरी लिस्ट है। कांग्रेस ने उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुनावों में हराया। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया। उन्हें भारत रत्न देने से इनकार किया गया। साथ ही संसद के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र को सम्मानित स्थान नहीं देना भी कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में अंबेडकर को लेकर क्या कहा था, अब आप वो भी सुन लीजिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूँ। लेकिन विपक्षी दलों के प्रदर्शन पर अब सरकार हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि अंबेडकर का अपमान सबसे ज्यादा कांग्रेस ने ही किया। अंबेडकर का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अंबेडकर को किसी ने जलील किया है, मंत्री परिषद से हटना पड़ा अंबेडकर को नेहरू के कारण। कांग्रेस ने उनको हराया। कांग्रेस ने जघन्य अपराध किया है अंबेडकर के साथ। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आम आदमी पार्टी नेताओं ने संसद भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। बाबा साहब का ये अपमान। आम आदमी पार्टी के सांसद और कार्यकर्ता हाथ में पोस्टर और अंबेडकर की तस्वीर लेकर पहुंचे, जिस पर लिखा था बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।
इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए और पार्टी नेताओं के साथ धरने पर बैठ गए और जय श्री भीम के नारों के साथ राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की निंदा की। अरविंद केजरीवाल अमित शाह के बयान को बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान बताया। मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनके आदर्श हैं बाबा साहब अम्बेडकर, उन सभी करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है अमित शाह जी ने। लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के समर्थन में उतर आए, उससे ऐसा लगता है कि जो कल अमित शाह जी ने कहा था वो भारतीय जनता पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, जिसके तहत संसद में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के साथ खड़ी नजर आई। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के विरोध पर जवाब दिया। देश के अंदर बनाने वाले परिवार के मुखिया कहते हैं कि आम तौर पर निजी पहल पर स्मारक बनाया जाता है, क्योंकि ये स्मारक BR अम्बेडकर जी का था। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एक सर्वदलीय मंत्रिमंडल, पहली देश की कैबिनेट बनी जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर भी सदस्य थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी की किताब सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में एक और उल्लेख आता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक सियासी दांव चल रहे हैं। आज उन्होंने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान किया और अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद बुजुर्गों के लिए दिल्ली सरकार संजीवनी योजना लेकर आएगी। इस योजना के तहत 60 साल से ज्यादा की उम्र के सभी नागरिकों का मुफ्त इलाज होगा, जिसमें कोई लिमिट या श्रेणी नहीं होगी। मतलब अमीर गरीब हर वर्ग के बुजुर्गों का इलाज किया जाएगा, जिसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में बुजुर्गों को मुफ्त इलाज कराने का वादा किया और ये योजना दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद लागू होगी, जिसके लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जल्द रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू कर देंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 2-3 दिन में चालू हो जाएगा, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन करके जाएंगे। आपको एक कार्ड देंगे, वो कार्ड रख लेना, संभाल के रखना। और चुनाव के बाद जैसे ही हमारी सरकार बनती है, ये योजना पास करके आपके बुढ़ापे में आपको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपका ये बेटा पूरी करेगा। दरअसल कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए देने की शुरुआत की थी। साथ ही चुनाव जीतने पर इसकी राशि 2100 करने का वादा किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन योजना के लिए फंड के इंतजाम को लेकर सवाल खड़े किए थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अब मोर्चा खोल दिया है, लेकिन पूरे प्रदेश से लखनऊ में विधानसभा घेराव करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया और योगी सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत तमाम नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया। यूपी विधानसभा का घेराव करने से पहले अजय राय समेत कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने पहले हाउस अरेस्ट किया, उसके साथ ही बॉर्डर भी सील कर दिया। बावजूद इसके भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच गए और विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए थे, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ता चढ़ गए। खुद यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी बैरिकेड पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने का प्रयास करते नजर आए, लेकिन इस दौरान वो गिरते गिरते बचे। कई जगह पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, लेकिन पुलिस ने अजय राय को भी कार्यकर्ताओं के साथ डिटेन कर लिया। तो वहीं दूसरे मोर्चे पर पूर्व यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद रहे, जिन्हें पुलिस ने कार्यकर्ताओं के साथ बस में भरकर अपने साथ ले जाती नजर आई। इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने यूपी सरकार पर जोरदार निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ दंगाई है, वो अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने वालों को जेल भेज रहा है, लाठी चला रहा है। आप बताइए, जिस तरह संभल में घटना हुई, बहराइच में घटना हुई, वहां लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा गया। पूरे प्रदेश में दंगा का माहौल है, अराजकता है। इधर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने भी हमला बोला। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से दिशाहीन हो गई है।
कांग्रेस अपने कुकृत्यों के कारण खुद घिरी हुई है। जिस ढंग से उनकी नेता, उनके जो कार्यकर्ता हैं दिशाहीन है पूरी तरह से। प्रदेश चतुर्मुखी विकास की ओर तेजी के साथ अग्रसर है और हर क्षेत्र में प्रदेश में अभूतपूर्व काम हुआ है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ में कांग्रेस के इस प्रदर्शन के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत की भी खबर मिल रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान युवक बेहोश हो गया था, लेकिन जब उसे सिविल अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत कांग्रेस कार्यकर्ता की पहचान प्रभात पांडे के रूप में हुई है, जो गोरखपुर से इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचा था। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और तमाम कार्यकर्ता अस्पताल पहुंच गए, तो वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी अस्पताल पहुंचे और पूरी जानकारी ली। साथ ही इस मामले में हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। तो वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। निश्चित तौर से मैं मांग करता हूं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और उसके निष्पक्ष पोस्टमार्टम, निष्पक्ष जांच हो और निश्चित तौर से उसमें जिस तरीके की जो धरना प्रदर्शन के दौरान आपने देखा, मैं स्वयं बेहोश हो गया था। जिस तरीके से प्रशासन ने आज घसीटी किया है, आज मैं स्वयं बेहोश हो गया था। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में उनके भतीजे की बॉडी कमरे में गिरी हुई मिली थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हमारे भतीजे की तबीयत खराब है, अस्पताल में फ़ोन करिए। तो हमने निदेशक महोदय को कहा, तो यहाँ पर ब्रॉड डेड उनको लाया गया था। उनका नाम प्रभात पांडे जी है। पूरी तरह से जो आगे की कार्रवाई है, पोस्टमार्टम और उनको घर तक भिजवाने की जिम्मेदारी हमारी है, उस व्यवस्था के निर्देश हमने दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में आरोपी बनाए गए समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग की। दरअसल संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के भी खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जियाउर रहमान बर्क पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि उनके भड़काऊ भाषण की वजह से ही शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। हालांकि जियाउर रहमान बर्क पहले भी दावा कर चुके हैं कि जब हिंसा हुई तब वो प्रदेश से बाहर थे। साथ ही राजनीतिक साजिश के तहत एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया था। लेकिन अब इस मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिखाई दी तो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सांसद बर्क ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में अपने सांसद होने का हवाला दिया और कहा कि वो पढ़े लिखे इंसान हैं। इसके साथ ही उन्होंने हिंसा से जुड़े कई और तर्क भी दिए कि उनका इससे किसी भी तरह से कोई जुड़ाव नहीं है, इसीलिए उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को खारिज कर देना चाहिए। जियाउर रहमान बर्क की इस याचिका पर शुक्रवार तक हाईकोर्ट में सुनवाई होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा में नामजद आरोपी बनने के बाद अब समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब समाजवादी पार्टी सांसद बिजली चोरी के आरोपों से घिरे नजर आ रहे हैं और संभल सांसद के घर पर लगे बिजली मीटर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक एसपी सांसद के आवास पर एसी, कूलर समेत तमाम उपकरण लगे हैं, लेकिन कई महीने का बिजली बिल काफी कम आया, जिसके बाद अब बिजली विभाग पुराने मीटर की जाँच करवा रहा है। अप्लायंसेस घर पे हैं, चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं था। एक नॉर्मल जो भुगता होता है, एक गरीब भुगता या बीपीएल टाइप कंज्यूमर भी होता है 1 किलोवाट का, लगभग उसका भी बिल 50 यूनिट का लगभग आता ही आता है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लगा मुझे। तो इसलिए कल जो है टीम बुला के उनके जो मीटर्स थे पुराने उनको बदला गया और उसको भी भेजा गया है परीक्षण खंड को जाँच के लिए। जानकारी के मुताबिक उनके घर में 35 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च ही नहीं हुई, यानी पिछले 5 महीने तक बिजली बिल शून्य दर्ज की गई। इतना ही नहीं, बिजली विभाग ने पुराने मीटर बदलकर नए मीटर भी लगाए थे। बिजली विभाग की यहाँ पर टीम पहुंची थी और इसे बदला गया, जो पुराने मीटर थे उसे बदला गया और उसके बाद बताया गया कि डिजिटल मीटर लगाया गया है। इससे पहले संभल में बिजली चोरी को लेकर बिजली विभाग ने मुहिम चलाया था, जिसमें बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का खुलासा हुआ था। इस मुद्दे पर विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया। हम तो ये सोच रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन पावर कॉर्पोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इल्लीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। फिलहाल बिजली मीटर की जांच करवाई जा रही है। अगर चोरी की बात सामने आती है तो इस मामले में बिजली विभाग कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है।
बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन सियासी सरगर्मी अभी से तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला संवाद शुरू होने से पहले ही ऐसा चक्रव्यूह रचा जिससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती। क्योंकि तेजस्वी यादव ने महिला वोटरों को ध्यान में रखते हुए माई बहन मान योजना का ऐलान कर दिया। इस योजना के मुताबिक प्रदेश में आरजेडी की सरकार बनने पर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सरकार की ओर से 2500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। क्या महिला वोटर नीतीश कुमार के लिए नई मुसीबत बनने जा रही है? यह सवाल इसलिए कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरने के लिए जो प्लान बनाया है उसके केंद्र में महिला वोटर है। आरजेडी को इस बात का एहसास हो गया कि सत्ता में आने के लिए जातीय समीकरण साधने के साथ साथ आधी आबादी यानी कि महिलाओं को भी साधना जरूरी है। तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। लोगों ने देखा है, जनता ने टेस्ट कर लिया है। तो तेजस्वी जी ने माताओं बहनों की स्थिति को देखते हुए माई बहन मान योजना का घोषणा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन उनकी यात्रा के पहले ही तेजस्वी ने 2500 रुपए मासिक वाली माई बहन मान योजना की घोषणा कर सीएम नीतीश के सामने बड़ा सवाल छोड़ दिया कि क्या वो भी ऐसी ही कोई योजना बिहार की महिलाओं के लिए लाएंगे। हालांकि जेडीयू नेताओं को भरोसा है कि हर बार की तरह इस बार भी नीतीश कुमार पर ही भरोसा करेंगी। ये मुकाबला एक तरफा है। एक ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी है नीतीश कुमार जी, जहाँ बौना विपक्ष या तेजस्वी यादव जैसे नेता बिहार की जो स्थिति है उसमें कोई बड़े बदलाव का अगर सपना देखते हैं तो बेवकूफी कर रहे हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि तेजस्वी यादव की भी नजर अब महिला मतदाताओं पर टिक गई है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए खास रणनीति बनाई है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी के काट के तौर पर नीतीश कुमार कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। इस बीच पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए पोस्टर्स ने बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। ये पोस्टर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के साथ साथ शहर के तमाम चौक चौराहों पर लगाए गए हैं, जिसमें तेजस्वी यादव की ओर से ऐलान की गई योजना माई बहन मान योजना का जिक्र किया गया और दावा किया गया कि अगर चुनाव के बाद बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है तो हर महिला के खाते में 2500 रुपए हर महीने ट्रांसफर किए जाएंगे। और यहाँ पर राजद नेताओं के द्वारा बड़ा जो पोस्टर है वो लगाया गया है और इस पोस्टर में माई बहन मान योजना के बारे में तमाम जो जानकारियां हैं वो दी गई हैं और साफ तौर पे इस पोस्टर पे लिखा गया है तेजस्वी यादव का वादा हर महिला को 2500 रुपया प्रति माह। दरअसल बिहार दौरे पर निकले तेजस्वी यादव ने महिला मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए माई बहन मान योजना का ऐलान किया। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है ही, पार्टी के नेताओं को भी भरोसा है कि इस योजना से महिला मतदाताओं का झुकाव आरजेडी की तरफ बढ़ेगा और महिला वोटरों में लोकप्रिय नीतीश कुमार को इस योजना से नुकसान होगा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर भी उन पर हमला बोला। मुख्यमंत्री जी की ये जो यात्रा जो है अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करना पड़ रहा है इनको एक अपनी जनता से संवाद करने के लिए और कहते हैं कि बिहार गरीब राज्य है। हालांकि अभी बिहार विधानसभा चुनाव में कई महीनों का वक्त बचा है, लेकिन इन पोस्टरों से ऐसा लगने लगा है कि आरजेडी और तेजस्वी यादव भी अभी से इलेक्शन मोड में आ गए हैं। उत्तराखंड के रुड़की में कंबल की लूट का वीडियो सामने आया है। हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री अवतार सिंह भड़ाना के बर्थडे पर बांटे जा रहे कंबल को लूटने की ऐसी होड़ मची कि लोग नेताजी का बर्थडे ही भूल गए। क्योंकि जनता को मंत्री जी के केक से नहीं बल्कि सिर्फ एक कंबल से मतलब था। तस्वीरों में देखा जा सकता है मंच पर पूर्व मंत्री अवतार सिंह मौजूद हैं। इस दौरान जैसे ही कंबल वितरण शुरू होता है लोग मंच पर टूट पड़ते हैं। महज चंद सेकंड के अंदर पूर्व मंत्री जी की बर्थडे पार्टी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के फिल्मी सीन में बदल गई और लोग कूदकर मंच पर चढ़ गए। आगे जो कुछ हुआ आप खुद देख लीजिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। एक दिन पहले कटोरा लेकर प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस विधायक आज शराब की बोतलों की माला पहनकर और हाथों में चाय की केतली लेकर विधानसभा परिसर पहुंच गए और विधानसभा परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करने लगे। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में कांग्रेस की ओर से जोरदार हंगामा देखा जा रहा है। देखेंगे कि यहाँ पर कांग्रेस विधायक जो है शराब की बोतल की माला पहनकर यहाँ पर आए।
कांग्रेस विधायकों ने इंदौर में हुए शराब घोटाले का जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इंदौर में 100 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, 15-16 में आज तक जांच नहीं हुई। सरकार ने स्वीकार किया, लोकायुक्त ईओडब्ल्यू, ये मेरे ध्यान आकर्षण पे सीबीआई की जांच बैठी। महाराष्ट्र में जितनी आसान जीत मिली, सरकार गठन के बाद चीजें उतनी ही मुश्किल नजर आ रही हैं। अब एनसीपी नेता छगन भुजबल ने खुले तौर पर नाराजगी जाहिर की है और अजीत पवार के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। वजह है फडणवीस मंत्रिमंडल में जगह न मिलना। अपनी नाराजगी दिखाने के लिए भुजबल ने नागपुर में शक्ती प्रदर्शन के लिए संघर्ष सभा का आयोजन किया। 2 दिवस सांगतो आहे की कुणीही अजितदादा पवार यांना जे चप्पल मारणे, त्यांच्या त्या बॅनर लावून किंवा अद्वा शब्द वापरणे, कृपया हे काहीही करू नये। आतापर्यंत जर कोणी केलं तर ठीक आहे, पण त्याच्या पुढे जे कोणी करतील त्याचा अर्थ ते आमच्या समता परिषदेचे सभासद नाही, काय ते कोणीतरी वेगळे असतील। ओबीसी समाज का ये शक्ति प्रदर्शन अजित पवार के खिलाफ और छगन भुजबल के समर्थन में है। दरअसल छगन भुजबल की नाराजगी के पीछे कई फैक्टर हैं, जिसका उन्होंने खुद जिक्र किया। छगन भुजबल के मुताबिक मई में लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा गया था, लेकिन नाम फाइनल नहीं हुआ। फिर राज्यसभा सीट की पेशकश की गई। जब वो राज्यसभा के लिए तैयार हुए तो विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा गया और आखिर में विधायक बने तो उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। अब छगन भुजबल इसे अपने अपमान से जोड़कर जनता के सामने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार से उनकी मुलाकात अजित के खिलाफ नई हवा तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र के एक प्ले स्कूल में टॉयलेट में हिडन कैमरा मिला है, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और स्कूल के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। स्कूल के टॉयलेट में कैमरा होने का पता तब चला जब वहां की एक टीचर ने पुलिस से शिकायत की। बताया गया कि एक टीचर स्कूल के वॉशरूम में गई तो उसे बल्ब होल्डर में कुछ संदिग्ध दिखा। टीचर को शक हुआ और उसने इसकी जांच की। इस दौरान बल्ब होल्डर में जासूसी कैमरा लगे होने की जानकारी मिली। टीचर ने इसकी शिकायत तुरंत पुलिस से की। ये कैमरा शिक्षकों के इस्तेमाल होने वाले वॉशरूम में लगाया गया था। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि इस कैमरे से रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, बल्कि वो खुद कभी-कभी लाइव देखा करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की छानबीन शुरू कर दी। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ मेले को सफल बनाने के लिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। साथ ही महाकुंभ 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट भी प्रयागराज जाएगी। बताया गया कि अगले महीने यानी कि जनवरी में 21 तारीख को महाकुंभ क्षेत्र में योगी सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इस दौरान पूरी कैबिनेट संगम में आस्था की डुबकी भी लगाएगी। पिछली बार भी कुंभ मेले के दौरान सीएम योगी ने पूरी कैबिनेट के साथ संगम स्नान किया था। कैबिनेट की बैठक और संगम स्नान को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बैठक पर करीब 15 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए योगी सरकार हर कोशिश में जुटी हुई है। वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण विशेष कदम उठा रहा है। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट्स और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए साइबर पेट्रोलिंग की जाएगी। ऐसे में महाकुंभ 2025 में होने वाली कैबिनेट की ये बैठक न सिर्फ प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा, बल्कि संगम में आस्था और शासन की समर्पण भावना का एक प्रतीक भी बनेगी। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बेअदबी के वीडियो से हड़कंप मचा है। केदार धाम से आधा किलोमीटर दूर मौजूद श्री भैरव मंदिर में जूते पहनकर घुसने और मूर्तियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए जूते पहनकर मंदिर में घूमता नजर आ रहा है। इस दौरान उसने मूर्तियों से भी छेड़छाड़ की। वीडियो में दिख रहा युवक मजदूर बताया जा रहा है, जिसे केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए लाया गया था। हालांकि खबर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी मजदूर, ठेकेदार और कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब जरा तस्वीरों में कैद वो सच भी देख लीजिए जिस पर बवाल मचा है। मंदिर के सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ नजर आ रहा है कि युवक मंदिर परिसर में जूते पहने घूम रहा है। इतना ही नहीं, वो हाथ में पकड़े डंडे से भैरवनाथ मंदिर की मूर्तियों से छेड़छाड़ करते हुए भी दिखाई दे रहा है। आरोपी मजदूर न सिर्फ जूते पहनकर मंदिर जाता है, बल्कि कई मूर्तियों से छेड़छाड़ करता है। हालांकि घटना के बाद आरोपी फरार है। पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए टीम का गठन किया है। दरअसल केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद धाम पर जाने की किसी को अनुमति नहीं है। केदारनाथ में पुलिस ने केवल वहां पुनर्निर्माण का कार्य कर रहे लोगों को अनुमति दी है। वहां पर मजदूर काम करने जाते हैं। इन्हीं में से एक मजदूर ने मंदिर परिसर में घुसकर ये हरकत की है।
संभल में मंदिर के बाद कुएं और तीर्थ स्थल की खोज दिन रात जारी है। अब तक 4 प्राचीन कुओं को कट्टरपंथियों के कब्जे से मुक्त करवा लिया गया है, लेकिन 15 कूप अभी भी गुमनाम है, जिसकी तलाश योगी के बुलडोजर फोर्स को है। इसी के तहत आज राधे कृष्ण मंदिर में भी एक कुआं मिला है। इस कुएं को साल 1952 के बाद से बंद कर दिया गया था, लेकिन आज फिर से इस कुएं को जीवित किया जा रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, गोवर्धन धाम की, राधा रानी की। इन कुओं को मिट्टी और ईंट पत्थरों से भर दिया गया था, लेकिन अब इन कुओं की खुदाई शुरू हो चुकी है, जिसे मस्जिद के सामने दफन कर दिया गया था। संभल को लेकर प्राचीन मान्यता है कि यहाँ 68 तीर्थ स्थल है। पूरे संभल में 19 कूप है। संभलेश्वर मंदिर मिल चुका है और हरिहर मंदिर का दावा किया जा रहा है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि हरिहर मंदिर के मुख्य याचिकाकर्ता ऋषि राजगिरी ने किया है। 19 कूप हैं, 68 तीर्थ हैं, तो 68 तीर्थ के अंदर अभी काफ़ी तीर्थ जागृत अवस्था में हैं, जैसे शैवनाथ जी, मनोकामना तीर्थ, सूर्य कुंड। तो अनेक तीर्थ जो हैं हमारे जागृत हैं और अनेक तीर्थ हैं जिन पर कुछ आक्रांताओं के समय से ही लोगों ने कब्जा कर रखा है। उनको मुक्त कराने का कार्य माननीय योगी जी सरकार कर रही है। माना जा रहा है कि संभल में जब तक तमाम कुएं और तीर्थ स्थलों की खोज पूरी नहीं हो जाती, दीपासराय की गलियों में बुलडोजर एक्शन यूं ही जारी रहेगा, जिसकी मॉनिटरिंग खुद डीएम और एसपी कर रहे हैं और सीएम योगी भी पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। संभल की तरह मेरठ के मुस्लिम मोहल्ले में एक और मंदिर मिला है, तो अलीगढ़ और बरेली में हिंदू मंदिरों पर कब्जे कर लिए गए हैं। ये हाल मुस्लिम मोहल्लों में हिंदू मंदिरों का है, जबकि दूसरी तरफ बिहार के नालंदा में हिंदू बस्ती में मस्जिद की देखरेख हिंदू परिवार कर रहा है। यानी मुस्लिम मोहल्ले में महादेव के मंदिरों का बुरा हाल है, बेअदबी, कब्जे और बदहाली। तो दूसरी तरफ सनातन संस्कृति को देखिए। हिंदू मोहल्ले में मुस्लिमों की मस्जिद के शान के साथ यहाँ पर खड़ी है। पहली तस्वीर काशी की है, जहां मुस्लिम मोहल्ले में सालों से मंदिर बंद पड़ा था। दूसरी मेरठ की तस्वीर है, जहां पर महादेव के मंदिर को मुस्लिम मोहल्ले में अवैध निर्माण के बीच ऐसे गायब कर दिया गया कि कूड़े से भर दिया गया हो, जैसे मंदिर का कोई वजूद ही न रहा हो। और इसके बाद अगली तस्वीर अलीगढ़ की है, जहाँ शिव मंदिर को अब पुलिस ने खुलवाया है। ये तो मुस्लिम मोहल्लों में मंदिरों का हाल आपने देखा। अब जरा हिंदू बस्ती में मस्जिद की शान देखिए, किस तरह से नालंदा के हिंदू परिवार इस वीरान मस्जिद की देखभाल करते हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं कि सनातनी संस्कार गैर मजहब को भी सम्मान देना जानता है। इस गांव का मस्जिद का देखभाल हिंदू लोग, इसी गांव के लोग कर रहे हैं। यहाँ 5 वक्त का जो नमाज होता है वो अभी पेन ड्राइव के माध्यम से लाउड स्पीकर के द्वारा दिया जाता है। इस मस्जिद की साफ सफाई एवं रख रखाव का जिम्मा भी गांव के हिंदू समाज के द्वारा ही किया जाता है। तो सुना आपने, जिस गांव में दशकों से मुसलमान परिवार लौटे ही नहीं, वहां आज भी मस्जिद में हिंदू नमाज कराते हैं, मस्जिद की रखवाली करते हैं, क्योंकि दूसरे मजहब का सम्मान जो है वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम मोहल्लों में हिंदू मंदिरों का हाल बेहद दुखद है, जिसकी तस्वीरें मुस्लिम मोहल्लों में हिंदू मंदिरों के हाल को बयां कर रही हैं। सबसे पहले मेरठ में मिले पिपलेश्वर महादेव मंदिर का हाल देखिए कि 1982 से सागासा में स्थित पिपलेश्वर शिव मंदिर में सुबह शाम आरती होती थी। अगर आप लेफ्ट में देखें तो यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है। हालांकि गेट बंद है, दरवाजा बंद है, मंदिर से अंदर जाने की कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ लोगों के घर बन गए हैं। मेरठ जैसा ही हाल अलीगढ़ के इस महादेव मंदिर का है। घंटियां टूटी हुई है, मिट्टी इतनी डाल दी गई है कि शिवलिंग जमीन में विलुप्त हो गया है। हर तरफ कूड़े का अंबार है और आसपास इतना कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है कि मंदिर गायब ही हो गए हैं। वो मूर्ति वगैरह जो भी थी सब लेके उठा गए यहाँ से। अच्छा, हाँ। कितने साल पुराना मंदिर हो गया ये तो मुझे पता नहीं। लगभग एक अंदाजा हम तो आए हैं 18-20 साल से आप देख रहे हैं। हाँ 20 साल से। अब तक जिन मंदिरों को आपने देखा उससे भी बुरा हाल बरेली के एक मुस्लिम मोहल्ले का नजर आया। यहाँ मंदिर को इस तरह से कब्जा कर घर बनाया गया है कि उसका वजूद ही जैसे खत्म कर दिया गया हो। यहाँ बाहर से देखने पर मंदिर नहीं बल्कि घर नजर आएंगे, लेकिन अंदर महादेव की मौजूदगी के निशान आज भी मौजूद है। प्रतिमाएं कहाँ लगी हुई थी? यहाँ लगी हुई थी। अच्छा अच्छा, और ये सब मकान कैसे थे? ये जो है लोगों ने हाँ हाँ।
अच्छा। यानी अलीगढ़, काशी और बरेली में मिले मंदिरों का कमोपेश यही हाल है। ये मंदिर मुस्लिम मोहल्लों में है, जिन पर या तो कब्जे कर लिए गए हैं या फिर कूड़े से उन्हें ढक दिया गया है। अब जरा सोचिए किसी गैर मजहब के पूजा स्थलों के प्रति इतनी नफरत कैसे, वो भी तब जब नालंदा जैसे जगहों पर दशकों से हिंदू परिवार मस्जिद की रखवाली और देखभाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में फखरुद्दीन खान ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया है। फखरुद्दीन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से दुखी होकर सनातन धर्म अपनाने का फैसला लिया, जिसके बाद पूरे हिंदू रीति रिवाज से फखरुद्दीन खान ने सनातन धर्म अपना लिया। इसके साथ ही फखरुद्दीन अब फतेह बहादुर सिंह बन गया। सनातन धर्म अपनाने के लिए फखरुद्दीन ने सबसे पहले अपना मुंडन करवाया, उसके बाद दाढ़ी कटवाई, फिर रामकोट थाना क्षेत्र में स्थित काली मंदिर में भगवा वस्त्र धारण कर हवन पूजन किया। इस दौरान हिंदू संगठन के लोग भी शामिल रहे। सनातन धर्म में घर वापसी कर रहे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है? नहीं। बताया गया कि फखरुद्दीन ने एक हिंदू संगठन से संपर्क कर सनातन धर्म अपनाने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद संगठन के कार्यकर्ताओं की देखरेख में पूरे हिंदू रीति रिवाज से उन्हें सनातन धर्म में शामिल कराया गया। पूरे हिंदू रीति रिवाज से आज उनकी घर वापसी हुई है और अब वो जो उनका हिंदू नाम रखा गया है वो फतेह सिंह बहादुर नाम रखा गया है। फखरुद्दीन से फतेह सिंह बहादुर बने शख्स ने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं से दुखी होकर अपनी आस्था पर पुनर्विचार किया और सनातन धर्म अपनाने का संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक हिंदू मोहल्ले में एक मुस्लिम तबला वादक अहमद जान थिरकवा की प्रतिमा लगाए जाने का विरोध शुरू हो गया। इसके खिलाफ आसपास के लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से वहां जाम लग गया। प्रदर्शनकारियों ने मुस्लिम तबला वादक की प्रतिमा को तुरंत हटाने की मांग की, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। वो इस चौक का नाम परिवर्तित करना चाह रहे हैं, जिसके लिए यहाँ की पूरी जनता में आक्रोश है और हम शासन प्रशासन दोनों से मांग लगातार पिछले 5 दिन से कर रहे हैं। मुरादाबाद के पॉश कॉलोनी रामगंगा विहार में लगाई गई मुस्लिम तबला वादक की प्रतिमा की जगह सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने और इस चौक का नाम सुभाष चौक रखने की मांग की गई। यहाँ पर उक्त प्रतिमा के स्थान पर नेता सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई जाए, जिससे हम आने वाले समय में अपने बच्चों को संदेश दे चुके हैं कि ये नेता सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जिनके द्वारा आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। लोगों ने मेयर और निगम अधिकारियों के खिलाफ भी अपनी नाराजगी जताई। लोगों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? जाहिर है डॉक्टर के पास जाते होंगे, अस्पताल जाते होंगे, लेकिन बिहार के कटिहार में लोग अंबाडी धाम जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि यहाँ प्रार्थना के माध्यम से हर बीमारी का इलाज हो जाता है। अब जरा इन चचा जान को सुनिए। इनका दावा है कि जिस बीमारी का इलाज डॉक्टर नहीं कर पाए, उसे इस धाम के संचालक विजय बासु ने ठीक कर दिया। 75% आराम मिला और डॉक्टर ने रिटायर कर दिया था, लेकिन डॉक्टर को कहा था हमने अल्लाह रिटायर करेगा एक दिन, इसी दिन रिटायर करें। जो 48 से धन्यवाद। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास का खेल, लेकिन दावा है कि यहाँ प्रार्थना के माध्यम से बीमारी का इलाज होता है। इसका मुंह से बोल ही नहीं निकलता था, कान में सुनाई नहीं देता था, तो यहाँ 5 हफ्ता आए, उसके बाद इसका मुंह से बोल ही निकल गया, कान से सुनाई दे रहा। इस धाम में रोजाना हजारों लोग आते हैं। यहाँ बंगाल, झारखंड के अलावा नेपाल से भी लोग पहुँच रहे हैं। अंधविश्वास का ये खेल अंबाडी गांव में वर्ष 2007 से चल रहा है। इसका संचालन विजय बासु करते हैं। यहाँ मोमबत्ती जलाकर घंटों तक यीशु मसीह को याद किया जाता है। पुरुष और महिलाएं हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं और झूमने लगते हैं। धाम के संचालक का दावा है कि वो बिना किसी दवाई के सिर्फ प्रार्थना के माध्यम से हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। हालांकि अब नवाब तो वहां रहे नहीं, लेकिन उनके दौर की चीजें आज भी जिंदा हैं, जिसमें चांदी के जूते और जूतियों को पहनने का शौक आज भी जिंदा है। और पुराने लखनऊ में नवाबों के दौर के चांदी के जूते और जूतियां बनाने का काम जारी है, जिसे दिलावर हुसैन और अजहर हुसैन अंजाम देते हैं। दोनों भाई पुराने लखनऊ के चौक इलाके में चांदी की जूतियां और जूते बनाते हैं। दिलावर हुसैन की 3 पीढ़ियां इसी काम में हैं। उनके परदादा नवाबों के जूते और जूतियां बनाते थे। उनके बाद उनके दादा चांदी के जूते और जूतियां बनाने का काम करते थे। और पहले नवाब लोग जो थे इसको रोजमर्रा में पहनते थे।
और उनके जो चप्पलें बनती थी उस पर चांदी की चप्पल बनती थी, सोने के घुंघरू लगते थे, हीरे जवाहरात लगते थे। और इस टाइम जो चप्पलें बन रही हैं आमतौर से लोग बनवाते हैं शादियों में देने के लिए लड़की को। लखनऊ में चांदी की जूतियां बनाने वाले कम ही कारीगर बचे हैं। दरअसल नई पीढ़ी इस काम में रुचि नहीं ले रही क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा और आमदनी कम है। 20 से 25 साल पहले ये काम बिल्कुल बंद हो गया था, मगर फिर से अब ये काम चल रहा है। चांदी के जूते और चप्पल की शुरुआती कीमत 5,000 होती है, जो 35,000 तक जाती है, और इससे भी ऊपर कोई चांदी लगवाना चाहता है तो ये कीमत और भी बढ़ जाती है। दिल्ली पुलिस ने 4 ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो पुलिस अधिकारी बनकर छात्रों से लूटपाट करते थे। इन बदमाशों के पास से नकदी और हथियार भी बरामद हुए हैं। हरिनगर थाने की पुलिस टीम ने इन 4 शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। इन्होंने पुलिस अधिकारी बनकर छात्रों से 1,55,000 रुपए लूटे। ये शातिर बदमाश बंदूक की नोक पर लोगों को डराते और धमकाते थे। पकड़े गए लुटेरों में मनप्रीत सिंह जो कि तिलक नगर का रहने वाला है, जुनैद जगदम्बा विहार सागरपुर का है, कुलदीप सिंह उर्फ अंशु हरिनगर के शिवनगर में रहता है, जबकि सर्वजीत और प्रिंस संतगढ़ तिलक नगर का है। पुलिस ने इन शातिर बदमाशों के पास से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस, 1 लाख नकदी और एक कार भी बरामद की है। नकली पुलिस के शातिर गैंग का खुलासा तब हुआ जब हरिनगर थाने में लूटपाट के शिकार छात्रों ने फोन किया। आरोप है कि इन बदमाशों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर सुभाष नगर में रहने वाले 5 दोस्तों से बंदूक की नोक पर 1,55,000 रुपए लूटे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त है। लगातार बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। दमोह में कई मकानों को जमींदोज कर दिया गया है, लेकिन इस कार्रवाई को लेकर पब्लिक और प्रशासन अब आमने सामने है। जब अवैध कब्जे को तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर प्रशासनिक अमला पहुंचा तो लोग भड़क गए और विवाद शुरू हो गया। हम लोग करेंगे सब जगह को, आप निश्चिंत रहिए। सर एक बात बताइए सर, एक छोटा सा विषय है, आपको तो जेसीबी चलाना आप व्यक्तिगत बात है, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बात नहीं कर। काफी देर तक लोगों और अधिकारियों में बहसबाजी होती रही। लोग अफसरों पर पक्षपात का आरोप लगा रहे थे, जबकि अफसर कह रहे थे कि सब नियमों के मुताबिक हो रहा है। नोटिस देकर ऑर्डर पारित किया था, उन्होंने विधायी आदेश दिए था और संबंधित को अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था। कुछ लोगों ने हटाया भी और बाकी जो शेष लोगों ने नहीं हटाया था, तो आज हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। दरअसल दमोह के पुराना तालाब के आसपास बड़ी तादाद में अवैध कब्जा है। लोगों ने 2-3 मंजिला मकानों का निर्माण कर रखा है। पुराना तालाब इलाके के सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट आया तो प्रशासन ने यहां से अतिक्रमण हटाना शुरू किया, जिसके बाद बवाल होने लगा। खैर, लंबी बहसबाजी के बाद आखिरकार बुलडोजर चला और दर्जन भर मकानों को जमींदोज कर दिया गया। सोशल मीडिया सिर्फ रील्स और मनोरंजन का ही जरिया नहीं है, बल्कि लोग इस पर अपना सच्चा प्यार भी ढूंढ लेते हैं। पति की बेरुखी से परेशान 4 बच्चों की एक मां ने फेसबुक पर अपना दूसरा प्यार ढूंढ लिया। अब ये प्यार कितना सच्चा साबित होगा ये तो समय बताएगा। ये है कविता मीणा। इसे शराबी पति की बेरुखी और मारपीट ने इतना सताया कि फेसबुक पर अपना दूसरा प्यार ढूंढ लिया। फतेहपुर की अलपसर गांव की 30 वर्षीय कविता मीणा की शादी 17 साल पहले रामनिवास मीणा से हुई थी। उसका पति उम्र में करीब 20 साल बड़ा है। कविता का पति रामनिवास आए दिन शराब पीकर मारपीट और हंगामा करता था। पति के जुल्म से कविता टूट गई। इस दौरान फेसबुक पर उसकी पहचान धर्मेंद्र से हुई। पहले मैसेज फिर फोन पर बातें होने लगी। दोनों करीब आए, एक तरफ पति की बेरुखी और दूसरी तरफ धर्मेंद्र का प्यार। कविता ने धर्मेंद्र को चुना और बच्चों को लेकर उसके पास आ गई तो कविता के पति ने बच्चों को बंधक बनाने का मामला दर्ज कराया। 2 महीने से रिलेशनशिप में रह रहा हूँ इसके साथ और 4 बच्चे हैं साथ में। ये हमारे साथ में हैं अपनी मर्जी से और इनके जो होगा के जो बच्चों के पिता है उसने सर्च वारंट जारी किया था उसको। उस सर्च वारंट के हम यहाँ आज एसडीएम साहब के पास पेश हैं। पूछताछ में पता चला कि बच्चे अपनी मर्जी से मां के साथ हैं। इसके बाद रामनिवास की शिकायत को झूठा करार दिया। कविता के प्रेमी धर्मेंद्र के मुताबिक तलाक के बाद वो दोनों शादी कर लेंगे। बिहार के भागलपुर में एक युवक और 3 बच्चों की मां के बीच प्रेम कहानी का नाटकीय अंजाम हुआ। लोगों ने दोनों को पकड़कर बीच बाजार में जबरन शादी करवा दी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में युवक अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरता दिखाई दिया। मांग में सिंदूर भरने के बाद उस महिला ने उसके पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। दरअसल 3 बच्चों की मां सीमा देवी को एक युवक से प्रेम हो गया। उनके बीच पिछले 5 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच दोनों कहीं जाने की योजना बनाकर नवगछिया स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन उनके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिससे वहां पर भीड़ जमा हो गई। इस बीच सीमा ने अपने
अपनी कहानी लोगों से बताई, जिसके बाद भीड़ ने बीच सड़क पर ही दोनों की शादी करवा दी। क्या इससे प्रेम करते थे? हाँ। कितना दिन से प्रेम करते हैं? 5 साल से। 5 साल से। अच्छा, अभी शादी हो गई दोनों का? हाँ। राजी खुशी शादी कर रहे हैं। शादी के बाद सीमा अपने पति के साथ घर के लिए रवाना हो गई। बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। अकेले मोतिहारी इलाके में पुलिस ने अपराधियों को 200 से ज्यादा घरों की कुर्की की। और मोतिहारी पुलिस ने जिले के सभी थाना क्षेत्र से फरार अपराधियों के घर अभियान चलाया। इस दौरान इलाके के शातिर अपराधियों के सामान पुलिस उठाकर अपने साथ ले गई। इतना ही नहीं, कई अपराधियों के घर पर पुलिस ने हथौड़ा भी चलाया। जिले के पुलिस कप्तान खुद इस पूरी कार्रवाई की निगरानी कर रहे थे। करीब 50 अपराधियों ने कार्रवाई के डर से सरेंडर भी किया और जिन लोगों ने खुद को पुलिस के हवाले नहीं किया, उसके घर की कुर्की की गई। साथ ही पुलिस ने अपराधियों को कड़ा संदेश भी दिया। अपराध किए जाने पर पुलिस सिर्फ जेल भेजने और सजा दिलाने का काम ही नहीं करेगी, बल्कि अपराध से जनित जितनी संपत्ति अर्जित की गई है वो सारी संपत्ति जब्त की जाएगी और उनके घर की कुर्की जब्ती भी की जाएगी। पूरे अभियान को बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया गया। 10 बजते ही एसपी के नेतृत्व में लाइन से लेकर थाना, डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर सहित पुलिस गाड़ी भारी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ गांव में पहुंच गई। सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस को देखकर ग्रामीण चकित थे कि आखिर क्या होने जा रहा है। और फिर शहर से लेकर गाँव में कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गयी, जो देर शाम तक चलती रही। बर्फबारी, शीतलहर और कोहरे के कारण देश प्रचंड ठंड की चपेट में है। कई शहरों में तापमान 5 डिग्री से कम दर्ज किया जा रहा है और अभी आने वाले 5 दिनों तक 5 डिग्री वाला टॉर्चर ही रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान 5 डिग्री तक जा सकता है। हाड़ कंपाने वाली ठंड और ठिठुरन ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। कहीं कहीं तो पारा लगातार माइनस में जा रहा है। पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश के 5 शहरों का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया, जबकि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तापमान 4 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया। जैसे जैसे नए साल की तरफ कदम बढ़ रहे हैं, वैसे ही सर्दी का सितम भी बढ़ता जा रहा है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने यूपी में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में आसमान से बर्फ के टुकड़े भी गिरे हैं, जिससे लोग हैरान हैं। राजधानी दिल्ली भी ठिठुरन बढ़ाने वाली सर्दी से परेशान है। कोहरे और धुंध ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री दर्ज किया गया। फिलहाल अभी ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। पहाड़ों पर सर्दी का मौसम अपने शबाब पर है। लगातार यहाँ बर्फबारी हो रही है। आलम यह है कि तापमान माइनस में पहुंच गया है और कड़ाके की ठंड से लोग जो हैं उनका हाल जरूर बेहाल है, लेकिन पर्यटकों के लिए बहुत ही अच्छा मंजर है। श्रीनगर में इन दिनों तापमान -5 है, जिसकी वजह से अब ओस की बूंदें भी जमने लगी हैं। पेड़ पौधों पर बर्फ जमा है। सर्दी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। माइनस तापमान की वजह से जमीन पर बर्फ जम गई है। यही नहीं, झीलों और जलाशयों का पानी भी जम रहा है। आईएमडी के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। लगातार लुढ़कते तापमान ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहाँ तापमान -15 से -20 तक जा रहा है। कई इलाकों में तो नदी नाले के पानी तक जम गए हैं। इससे पीने के पानी का संकट गहराया है। सुबह के समय पानी पाइपों में जम जाता है, जिससे पानी की आपूर्ति भी नहीं हो पाती। ठंड और बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर लाहौल स्पीति में ही है। यहाँ तापमान माइनस में पहुँचने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि दोपहर के समय धूप खिलने से थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन सुबह और शाम हाड़कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है।